नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपना जो नया लेक्चर शुरू किया था वो शुरू किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक बातें जानी थी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर हमने उसमें कंडक्टर्स, इंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एडवांस के में चर्चा करेंगे कि आखिर चार्जेस को हमने देखा तो चार्जेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो चार्जेस स्टैटिक होंगे, इसका मतलब एक ही जगह पर स्थिर होंगे, और दूसरा चार्जेस मूविंग होंगे, है ना। या तो चार्जेस स्थिर होंगे या तो मूव कर रहे होंगे। तो जो चार्जेस स्थिर होते हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थितिज विद्युत कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अगर चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो इसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने लग जाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही इस डिफरेंस को और इसमें किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किनके कारण ये इलेक्ट्रिसिटीज़ डेवलप होती हैं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत में ही मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने वाली बातें मैं सबसे शुरुआत में बता देता हूँ, ताकि जब आप पहली बातें जो आप सुनेंगे वही बातें आपको याद रहेंगी। तो आप कुछ भी बातें भूल जाएं तो ये 3 पॉइंट्स आप कभी ना भूलें, इसलिए मैं शुरुआत में 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट कि अगर चार्ज कैसा है, स्टेशनरी है, चार्ज स्टेशनरी है यानी कि चार्ज एक ही जगह पर स्थिर है, तो उसकी फील्ड कैसी होगी, उसमें जो फील्ड जनरेट हो रही होगी वो कैसी होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। हम लोग अभी देखेंगे भी। ऐसा नहीं है कि मैं फील्ड के बारे में आपको बताऊंगा और इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। मैं आपसे जो भी बातें बताता हूं उनका हमेशा और हमेशा पूरा डिस्क्रिप्शन, आखिर वो बातें क्या हैं, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठेगा, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करते हैं। लेकिन ये पॉइंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो फील्ड किस तरीके की होगी। तो चार्ज स्टेशनरी है तो फील्ड होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की। अगर चार्ज मूविंग है, जैसा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, तो चार्ज अगर मूविंग है तो मूविंग चार्ज आपस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसे भी हम लोग देखेंगे एक इत्मीनान से। ये पूरी की पूरी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे पैदा होती है और कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है, उसमें इसे काफ़ी डिटेल में अब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि मूविंग अगर चार्ज है तो मूविंग चार्ज कैसी फील्ड जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। साथ ही साथ एक तीसरी बात, अगर चार्ज, ये हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज अगर एसिलरेटेड मोशन में है
आप क्या करें कि दो टैंक लें और इन्हें ज्वाइन कर दें। इसमें क्या है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और इसमें क्या है, इसमें पानी कम भरा हुआ है। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर पानी का वेट ज़्यादा है, वहाँ से पानी जहाँ पर पानी कम है उसकी तरफ फ्लो होने लग जाएगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ पानी बराबर नहीं हो जाता, है ना। तो यही प्रिंसिपल लागू होता है किस पे, यही प्रिंसिपल लागू होता है चार्ज पे भी। चार्ज हमेशा और हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। और कब तक फ्लो करते रहते हैं, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो यहाँ से एक बात हम निकाल सकते हैं जिसे कि ओम्स लॉ कहा जाता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे पानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, करंट। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतनी कम करंट, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा करंट। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ को देने के लिए इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने वर्क किया लगभग 14 सालों तक। 14 सालों के बाद ही उन्होंने इस फॉर्मूले पर पहुंच पाए। तो एक एक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है, तब जा कर के ये सिंप्लीफाइड रूप में हमारे पास ये बातें पहुंच पाती हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो ये क्या हो जाता है, V = I/R, जहाँ पर V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, I है करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में। आपको याद रखना है ये भी, है ना। एम्पियर इसकी यूनिट है, इसकी करंट की SI यूनिट क्या होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्ट आप बता पाएंगे एम्पियर, है ना। ये बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन लोगों को नहीं पता होता वो अपने मार्क्स यहाँ पर गवा देते हैं। जिन लोगों को पता है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली वो जो हमने बीच में कंडक्टर लगाया था ना, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में, ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये रेजिस्टेंस हमेशा और हमेशा कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में भी हम थोड़ा सा बातें जानेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि R यहाँ पर क्या है। तो R क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है ओम में। ओम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक ग्रीक लेटर है जिसे ओम कहा जाता है। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किस में, ओम में। तो रेजिस्टेंस कभी पूछा जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। रेजिस्टेंस दरअसल कंडक्टर की ही एक प्रॉपर्टी होती है। दरअसल हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में ही, कि चार्जेस के फ्लो होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। और ख़ास तौर से कौन सा चार्ज फ्लो होता है, तो ख़ास तौर से फ्लो होता है हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इस कारण से फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण जो चीज़ पैदा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका मतलब हम क्या डिफाइन करेंगे कि करंट क्या है, तो करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कभी पूछा जाए कि करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट में देखना। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम करंट कहते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड।
है ना, कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब करंट की यूनिट एम्पियर तो है ही, एम्पियर तो है ही, और साथ ही साथ इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में और वहाँ पर एम्पियर न दिया हो, तो आप देखेंगे वहाँ पर कूलम पर सेकेंड ज़रूर दिया हुआ होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी जान लिया, करंट के बारे में भी जान लिया। अब थोड़ी सी बात हम रेजिस्टेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को दरअसल डिफाइन किया जाता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जहाँ पर रो क्या है, रो को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ये बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। हमने अपनी पिछले क्लास में एक पूरी की पूरी सीरीज़ पढ़ी थी कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो हमने देखा था कि जो इंसुलेटर्स होते थे वो कंडक्ट ही नहीं करते थे। जब वो कंडक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जो बहुत ही आसानी से कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था सबसे ज़्यादा कंडक्शन किस में हो रहा था, तो सिल्वर में हो रहा था। तो उसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा। जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रो किस पे डिपेंड करता है, रो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि किस तरीके का हमने मटेरियल यूज़ किया है। साथ ही साथ एल क्या होता है, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब अगर मेरे पास एक जगह मैं पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से डिनोट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच में जो कंडक्टर है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट को ओम का उल्टा माना जाता है, तो इसकी यूनिट होती है साइमन, या फिर इसको म्हो कहा जाता है, MHO। ओम का उल्टा OHM होता है, तो ये MHO होता है। और जो सिंबल है, सिंबल को भी इसका रेजिस्टेंस का उल्टा बनाया जाता है। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल हमने क्या बनाया था, इस तरीके से, है ना, शंकर जी के आकार का ओम, तो ये बिल्कुल उल्टा है, ऐसा, है ना। और या फिर इसे साइमन भी कहा जाता है, साइमन, ठीक है। ये साथ ही साथ हमने देखा कि लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये कई बार पूछा जाता है कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ए क्या है, ए है कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितनी मोटी वायर होगी, जितनी मोटी वायर होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि जितना कम होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितनी ज़्यादा मोटाई होगी कंडक्टर की उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखना है आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल देख लिया, करंट देख लिया, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी देख लिया। हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देख ली। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये बात सीख रहे थे, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में। करंट जब भी फ्लो करती है तो करंट फ्लो करने के कारण कुछ न कुछ इफ़ेक्ट्स जनरेट करती है। उन इफ़ेक्ट्स को हम जान लेते हैं। इफ़ेक्ट्स कैसे, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, करंट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं तो हम देखेंगे। एक तो केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे,
केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे। दूसरे हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तीसरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट देख रहे होंगे वहीं पर हम देख रहे होंगे किसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, चीज़ें, और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो किस तरीके से पहुंच रही है। तो अभी जो हम बातें सीखने जा रहे हैं वो हम बहुत ही संक्षेप में सीखने जा रहे हैं। केमिकल इफ़ेक्ट्स को हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। केमिकल इफ़ेक्ट्स को हम यहीं पर इसलिए डिस्कस कर लेंगे क्योंकि केमिकल इफ़ेक्ट दरअसल जो डायरेक्ट करंट है उसका पार्ट है, और जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो दरअसल अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है। तो हम मैग्नेटिज़्म के साथ में इसे देखेंगे कि जब हम मैग्नेटिज़्म पढ़ रहे होंगे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होती है, क्योंकि वहाँ पर हम कॉइल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, ईएमएफ की बात करेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है सर, कितने टाइम का लेक्चर हो गया होगा? क्या इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहिए और इसे नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए? तो एक बार पता कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अगर ये लेक्चर यहाँ पर इसका टाइम लिमिट हो गया है तो इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में, और इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। हम बहुत सारी बातों को एक साथ कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े और आपके जो भी मार्क्स अर्न हैं वो बढ़ जाए, है ना। इस तरीके से आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह महसूस होगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प होगी। इस तरीके से आपको इस तरीके से नए डिज़ाइन किए हुए लेक्चर किस तरीके से लग रहे हैं, कितने पसंद आ रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।